बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है जनाब सैयद शमशाद कादरी। वो हमारे साथ आज 8 महीनों के बाद या 1 साल के बाद इन्होंने टाइम दिया, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि रमज़ान का महीना है और आखिरी अशरा चल रहा है। ज़कात के बारे में लोगों के अक्सर अलग अलग ख़यालात होते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम को रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि अब ये आखिरी अशरा चल रहा है और इस आखिरी अशरे में जो है जिस तरीके से हमको हमारी इबादतें करनी है, जिस तरीके से मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है, और उसके साथ साथ ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा रियाज साहब कि आज मुसलमानों की जो हालत ज़ाहिर है, जो मुसलमान जिस मुसीबत ज़दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके पास एक खजूर खाने के लिए भी जो रोज़ा खोलने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, इतने साहिब खैर हज़रात हैं, अगर वो अपनी ज़कात सही तरीक़े से निकाल कर मुस्तहक़ अफराद तक उनके घर तक पहुँचाएँगे तो मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान का सबसे बड़ा अगर कारनामा कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा कारनामा ये होगा। और जो ज़कात का जो मामला है, मैं ख़ास तौर से बात करना चाहूँगा खैर हज़रात से, साहिब खैर हज़रात से बात करना चाहूँगा कि अगर जितनी सही तरीक़े से अगर ज़कात निकाल के जो ज़रूरतमंदों तक अगर पहुँचाएँगे तो मैं समझता हूँ कि रियाज साहब कोई आपके सामने हाथ फैला के भीख मांगने वाला बाकी नहीं रहेगा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, बनमुट्ठी लोग हैं, जो अपनी इज़्ज़त की खातिर बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं ख़ुद अपना आप में महासभा करते हुए और तमाम मुसलमान आलम से, तमाम मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि ज़कात के मामले में, क्योंकि जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है रियाज साहब, उसी तरीके से ज़कात भी फ़र्ज़ है। तो ज़कात की अहमियत को समझते हुए, मुसलमानों के हालतदार को समझ करते हुए, उनको उनके अपने ख़दमों पर खड़ा करने के लिए मैं अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वास्ता देते हुए तमाम मुखय्यर हज़रात से, अब आखिरी चंद दिन बाकी रह गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बग़ैर सहरी के रोज़े रह रहे हैं, फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब भी वक्त है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खुशनुदी के लिए आप लोग आगे बढ़ते हुए आप अपनी ज़कात का सही तौर पर इस्तेमाल करते हुए गरीब लोगों जो वाक़ई मुस्तहिक़ उन तक पहुँचाएँगे और उनको अपने ख़दमों पर खड़ा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी भी होगी और आपका आखिरत में इसका अच्छा मुकाम होगा। कि आप एक फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, बहुत से लोग उसमें काम भी करते हैं, बहुत लोगों की मदद भी आप करते हैं। तो ये जो फाउंडेशन है, ये कब से आप चला रहे हैं, कैसे ख्याल आया और कैसे आपने इसको स्टार्ट करने का सोचा? मैं जो है मेडिकल एंड डिपार्टमेंट में जब काम करता था, मैं गांव में ज़्यादा मेरी जो है कौन से साल की बात है ये? देखिए 1964। अच्छा। 1964 में जब मैं बरसर खिदमत आया, जब नौकरी किया, तो उस वक्त तो बड़ा मामला बड़ा ख़तरनाक था, बड़ी कम याफ रहती थी। हम यहाँ से साइकिल पे जो है तांडूर तक भी हमारी नौकरी करने के लिए 116 किलोमीटर जाना और आना पड़ता था। तांडूर जाना आना पड़ता था। तो जब मेरा दौरा होता था, मैं मेडिकल एंड डिपार्टमेंट में काम करता था, तो जब आवाम की खिदमत में जैसे पोलियो का वैक्सीन हो या दूसरे जितने भी जो है मेडिकल के जो फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए हमको जाना पड़ता था, तो जब मैं वहाँ का दौरा करता था तो मुझे जब महसूस हुआ कि गुर्बत इतनी ज़्यादा फैली हुई है, लोग इतने परेशान हाल ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं रहती है, बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहता है, ना उनके पास रोज़गार है। तो मेरे दिल में एक हमेशा यह ख्याल आता था कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा मौका अता कर कि मैं इन लोगों की खिदमत करते हुए इनकी कुछ ना कुछ इनकी जो है मदद कर सकूं। तो मैं जब देखा गाँव का दौरा करते हुए, मैं सारे हिंदुस्तान का भी दौरा करता हूँ, मैं छोटे छोटे गाँवों में भी जाता हूँ, तो मुझे बड़ा देख के इस बात का दुख हुआ कि इतने गरीब आवाम हैं, उनको कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमतें इतनी सिर्फ इलेक्शन की हद तक ही जो है वादे किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर कब कोई किसी किस्म का जो है उनसे उनकी कोई मदद नहीं की जाती। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कोई एक ऐसी जो है एसोसिएशन क़ायम करूं जिसके ज़रिए से मैं इन गरीब आवाम की मदद कर सकूं, जो पिछड़े तबक़ात के लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब के लिए मैं काम करते हुए इस बात का जो है मैं तमानियत देना चाहता था कि मैं उनको खिदमत कर सकूं और उनको अपने ख़दमों में खड़ा कर सकूं। अच्छा, तो आपकी जो फाउंडेशन है वो किस तरह के मसाइल पे काम करती है? कौन से मसाइल हैं जिसको आप हल करना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले रियाज साहब मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन AMWA के क़याम का असल मकसद ये था। फाउंडेशन का नाम क्या है? AMWA, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन। माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है AMWA, AIMWA, AIMWA। तो इसका असल मकसद ये था जनाब अली
हम ये चाहते थे कि जितने भी हिंदुस्तान में हम जो है मिल्लत और कौम का काम करना चाहते हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब ही ये है कि इसमें जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, आमतौर पर नज़रिया ये है रियाज साहब कि माइनॉरिटी का जहाँ नाम आता है वहाँ सिर्फ मुसलमान आ जाते हैं, मगर सेंट्रल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 6 जो है मुसद्दक़ा जो हैं माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं और जैन मत के लोग हैं। लेकिन एक टैब लगा दिया गया है कि माइनॉरिटी का नाम टैग लगा दिया गया माइनॉरिटी मुसलमान। तो मैं ये ख़ास तौर से आवाम को ये कहना चाहूँगा कि यकीनन माइनॉरिटीज़ में हमारा शुमार होता है, मुस्लिम माइनॉरिटी में शुमार होता है, मगर जहाँ माइनॉरिटी का सवाल आता है हुकूमत की दुश्मनी हमारे साथ शुरू हो जाती है। जिस तरीके से माइनॉरिटी को सताया जाता है, तो रियाज साहब असल मकसद ये था कि तमाम हम कौमी दायरे में शामिल रहते हुए, कौमी दायरे में आप ये ख़ास बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि मैं एक जमहूरियत पसंद हूँ, एक समाजी जहदकार भी हूँ, IMWA का नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं कौमी दायरे में शामिल रहते हुए मिल्लत और कौम की खिदमत करने के जज्बे के तहत ये मेरी एसोसिएशन का मैं क़याम अमल में लाया, और इसके क़याम के अमल का मतलब ये था कि बेरोज़गारी किस तरीके से दूर की जाए, किस तरीके से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम की जाए, किस तरीके से जो है बेरोज़गार नौजवानों को उनको जो है उनके ख़दमों पे खड़ा करते हुए उनको जो है रोज़गार से लगाया जाए। तो इस और उसके साथ साथ ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा रियाज साहब, हम तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देते हुए जो लोग तालीम याफ्ता नहीं उनको जो है तालीम देने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते थे। इसी के साथ साथ हमने जो है मौलाना आज़ाद जो मरकज़ी हुकूमत का इदारा था, जिसके मौलाना अबुल काज़म आज़ाद ने जो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाया था मुझे एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, वहीं से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इमदाद दिलाते हुए, बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की हम कोशिश करते थे। और ख़ुसूसी तौर पर हमारी एसोसिएशन का ये मकसद ये अहम है, इसमें बहुत से अच्छे लोग हमारे साथ जाने में जनाब MA वहीद साहब IAFS हैं, यसर हुदा साहब हैं, और बहुत से बड़े बड़े लोग हैं इसमें शामिल हैं। वो लोग भी यही चाहते हैं कि जो आज का जो मुसलमान है और आज के जो पिछड़े तबक़ात के लोग हैं, जो IAS IAFS IRS के ज़रिए से वो तालीम हासिल करने के लिए बहुत पीछे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि नौजवानों को IAS और IAFS IPS और जितने भी बड़े बड़े हैं सिविल इंजीनियर, ज़्यादा से ज़्यादा ला के तरफ नौजवानों को राग़िब करते हुए उनको इस जानिब तो जो है हम राग़िब करने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो हम हैदराबाद से आपका भी ताल्लुक़ है, तो हैदराबाद का जो एक सबसे बड़ा सियासी समाजी मसला है वो आप किसको समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सियासी समाजी मसला मैं आपको ये समझूंगा कि हैदराबाद के मुसलमानों में हो या SC ST BC में हो, यहाँ ये लोग गुर्बत का शिकार हैं। पुलिस सेक्शन के बाद से इनकी जो हालत टूटी है, माशी हालत कमज़ोर हुई है, वही अभी तक चल रही है। बिल्कुल सर, अरे इसके जिम्मेदार तो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये लोग MLAs MP, हुकूमत जो भी यहाँ की हुकूमत बनती है वो भी जिम्मेदार है। देखिए, जब आप वोट मांगने के लिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे रेवंत रेड्डी की हुकूमत हो या चाहे हिंदुस्तान में किसी किस्म की हुकूमत हो या BJP की हुकूमत हो या कुछ भी हुकूमत हो, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हम वोट देते हैं, यहाँ सबसे अहम सवाल आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी माशी पस्ती की असल वजह जो है, हम तालीम में सबसे पीछे हो चुके हैं, तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जब रंगनाथ मिश्रा कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत हिंद को पेश की थी, उसमें एक बात उन्हें ख़ास तौर से कही थी, ये बात मैं आवाम तक पहुंचाना चाहूँगा। उन्होंने ये बात की है कि जब मैंने रंगनाथ मिश्रा कमिश्नर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने जो कमीशन कायम किया गया था मुसलमानों की हालत का दरसमान देने के लिए, जब उन्होंने जब इस बात का तज़किया किया, जब उनको जो कमीशन कायम किया गया, उन्होंने सामने हिंदुस्तान का जो है दौरा किया, तो उस दौरा करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा लोग जो है बुद्धिस्ट हैं। मगर उन्होंने ये कहा कि जिस मकसद के तहत कमीशन कायम किया गया था, जब मैं मुसलमानों की हालत ज़ार देखने के लिए जब गया, तो मुझे देख के हैरत इस बात की हुई कि मुसलमान बुद्धिस्ट से भी ज़्यादा पसमानदा है। पसमानदा इस वास्ते हैं कि ये ख़ास बात, ये पसमानदा इस वास्ते हैं कि वो तालीमी तौर पर पिछड़े हैं, तालीमी तौर पे इस वास्ते पिछड़े हैं कि उनको माशी तौर पर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उनकी तजारत को बर्बाद कर दिया गया, उनकी तजारत को बर्बाद कर दिया गया, उनके बिजनेस को तबाह कर दिया गया, उनको हर तरीके से इतना पसमानदा कर दिया गया है कि आज एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 1000 मरतबा सोचना पड़ता है।
और अब जैसा सलम एरिया से है, वहाँ पर तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई तरकारी की दुकान पे, कोई पंचर की दुकान पे काम कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हुकूमतें हैं, मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि आवाम को भी इस जानिब तवज्जो देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक आप हुकूमत से सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप सवाल करने का आप जो है आपने मादा नहीं पैदा करेंगे, सवाल करने की हिम्मत नहीं पैदा करेंगे, जब तक आपको कामयाब आपकी ज़िंदगी आपके कदम नहीं चूमेगी। मैं ख़ास तौर से तमाम आवाम से, नौजवानों से, बेरोज़गार नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों से, माँ बाप से ये बात कहना चाहूँगा कि आप सवाल करने की आदत डालिए, हुकूमत से सवाल कीजिए, हुकूमत से सवाल कीजिए कि जो आप हमारे को जो इख्तियार। अब देखिए, हम कानून से ऊपर या कानून से हट के बात नहीं करते, और दस्तूर में जो इख्तियारात हमको दिए गए हैं, अब ये तमाम अक़वाम की तमाम जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो दस्तूर में जो इख्तियारात मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, जैन मत को, तमाम अक़वाम को दिए गए हैं, उन इख्तियारात को किस तरह हासिल किया जाए, अब ये आवाम की जिम्मेदारी है। आवाम को अगर अवेयरनेस इसकी होगी तो आवाम सवाल करेंगे। तो आपकी तंजीम क्या इसमें? बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, पर करना भी चाहिए था, वक्त की अहम ज़रूरत है। माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा से जो है हर महीने 2 महीने में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, हुकूमत की स्कीमात के ज़रिए, क़ानून के ज़रिए हमको क्या हासिल किया जा सकता है, दस्तूर के ज़रिए हमको क्या मुराद हमको दी गई है, हम आवाम तक ये बात पहुंचाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए। और ये हम किसी से चंदा या किसी से फ़ंड वगैरह नहीं लेते, हमारी जितनी हैसियत है हम जितना कर सकते हैं उसी हिसाब से हम जो करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम करने में लिए कुछ खर्चा भी हुआ भी तो, कि परेशानी की बात नहीं है। मगर जहां अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम अवेयर करते हैं आवाम को कि किस तरीक़े से गवर्नमेंट की स्कीमात को हासिल किया जाए, किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन दाखिल की जाए, किस तरीके दस्तूर में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बना है, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा और तवील दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जिसको आज तबाह बर्बाद करने के लिए चंद मुट्ठी भर फ़िरक़ाबर अनासर जिस तरह तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अवाम उन्नास से वक्त आ चुका है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए आप तैयार हो जाइए, आपके हुकूक़ हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। और ख़ुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि वफ़ की जो जायदादें हैं, वो वफ़ की जायदादें अल्लाह की अमानत हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम मुसलमानों से मुत्तहिद होते हुए शोबदाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, नशिस्तन गुफ्तन की बर्खास्त जहद मुसलसल कीजिए। ये अल्लाह की अमानत है, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए क़ायम की गई जो भी जायदादें वफ़ की गई हैं, उनका जो है वफ़ का सही इस्तेमाल किया जाए तो आज मुसलमान जो है किसी के सामने हाथ फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, दवाखाने हमारे होंगे, नौकरियाँ हम देंगे, हॉस्पिटल हमारे होंगे, कॉलेजेस हमारे होंगे, तालीम को आम करना हमारी जिम्मेदारी होगी। तालीम को आम करते हुए मुसलमानों के हालत से हम जो है दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, वफ़ से याद आया कि वफ़ के बारे में अभी एहतजाज चल रहा है। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, ये लोग भी निकल के खुल के सामने आए हैं। तो यहाँ हैदराबाद में इस तरह का हमारे पास प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या? नहीं, एक चीज़ वजह तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वजह सोशल मीडिया पे सवाल, सोशल मीडिया का सवाल, मैं एक ख़ास बात से कहना चाहूँगा, यहाँ के जितने भी जो है साहिब समाज हजरात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या सियासी या समाजी जिस तंजीम से जुड़े हुए लोग हजरात हैं, अब ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से नई दिल्ली में एक फ़खीदुल मिजाज जो है एहतजाज किया गया है, काबिल मुबारकबाद हैं जो लोगों ने ये एहतजाज किया, उसी तरीके से जिस तरीके से बिहार में जो एहतजाज हुआ है। अब ये मैं कहना चाहूँगा कि ना हैदराबाद, आप हैदराबाद की मत कीजिए, तेलंगाना की बात मत कीजिए, तमाम हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं, तमाम मुसलमानों को हकीकत पसंद और जमहूरियत पसंद हिंदू भाइयों को भी साथ लेते हुए, उनके सामने हकीकत रखते हुए कि औकाफ की जायदादें किसके लिए थी, उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, तमाम हिंदू भाइयों को भी साथ लेते हुए, क्योंकि बहुत से जमहूरियत पसंद हिंदू भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम हिंदुस्तान के अवाम से, आप मुसलमानों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि हिंदू भाइयों को भी साथ लीजिए, वफ़ की अहमियत उनके सामने रखिए कि वफ़ की जायदादें किसके लिए मुख्तस किस कही गई थी, क्यों इसकी जायदादें की गई थी, क्यों ये मरकज़ी हुकूमत के चम फ़िरक़ा परस्त अनासर जो है औक़ाफ़ की जायदादों को हड़प करके मुसलमानों को नित नई से परेशान करना चाह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत है, बड़ी से बड़ी जो है दामे दरमे सखने आपको आगे बढ़ते हुए अपने जो हुकूक़ हैं उसको मनाने के लिए, हुकूमत को झुकाने के लिए तमाम आवाम से बिल्कुल इस अंदाज में
कि अल्लाह की अमानत की हिफाजत करने के लिए हमको आगे बढ़ना है, ना कि शमशाद कादरी अपनी शोहरत के लिए या कि किराओ किसी अपनी शोहरत के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह की अमानत को हिफाजत करने के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए सारे हिंदुस्तान को, मुसलमानों को उठ के जद्दोजहद कर। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझाइए कि वक्फ में कोई प्रॉपर्टी कब जाती है, कब वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको लेकर जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई तुम्हारी जहाँ पर भी खुली ज़मीन है तुम उसको वक्फ जायदाद कहते हो, तो ये वक्फ जायदाद होती क्या है? नहीं, वक्फ जायदाद देखिए, अब जैसे हमारे बड़े बड़े जो बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े बादशाहों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने ये मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए ये जायदादें वक्फ कर दी गई थी। वक्फ में इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, ऐसा नहीं है कोई भी ज़मीन को वक्फ जायदाद कहने की कोई बात नहीं है। अब ये चंद फ़िरक़ा परस्त मुट्ठी फरफसाना जो लोग जो है ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, ये गलत बात है। मगर इसमें हमारी भी गलती ये है कि हम अदालतों से रुजू होते हुए जिस पे काबिज़ाना कब्ज़े कर दिए गए हैं, गैर ज़रूरी किस्म के इलीगली तौर पर कब्ज़े किए गए, उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना कुछ बेहद ज़रूरी था। मगर यहाँ के जो है हुकूमतें हैं, जैसे वक्फ बोर्ड जितने भी हैं, यहाँ के जितने भी चेयरमैन हैं, आए गए, बैठे चले गए, 5 साल का 2 साल का अरसा गुजार के चले गए, तो ऐसा होने वाली बात नहीं है। अब तो होना यह है कि आप मुनज़्ज़म तरीक़े से हमारी जायदाद, वक्फ जायदादों पर जितने कब्ज़ा कर लिया गया है इल्ली तरीक़े से उसको हासिल करने के लिए, और ये मरकज़ी हुकूमत में जो कानून बना के जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसको वापस करे तक हमारी जद्दोजहद जारी रखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे को जानों की कुर्बानी देना पड़ी, पैसे की कुर्बानी देना पड़ी तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इसके अब कुछ होने वाला नहीं है। मरकज़ी हुकूमत की जो मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी चल रही है इसके ख़िलाफ़ तमाम आवाम को उठना चाहिए, और इसमें तमाम जमहूरियत पसंद हिंदू भाइयों को भी साथ लेते हुए इस बात को हमको सबूत देना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और मादर वतन के साथ रहते हुए मादर वतन की जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी में हज़ारों उलमा इकराम ने, हज़ारों मुसलमानों ने जिस तरह कुर्बानी दी है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हिंदू भाइयों को भी ये मालूम है कि मुसलमानों ने भी इस बात की कुर्बानी दी है। चंद फ़िरक़ा परस्त, मुट्ठी परस्त अनासिर जिस तरीके से ये फ़िरक़ा परस्त का ज़हर फैला रहे हैं, उसको दूर करने के लिए अब तमाम हिंदुस्तानियों को, मैं मुसलमानों को नहीं कर रहा हूँ, तमाम हिंदुस्तानियों को जो जमहूरियत पसंद है आगे बढ़ते हुए इन फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला करते हुए इनको मुँह तोड़ जवाब देना बेहद ज़रूरी है। जंग आज़ादी के एक सिपाही ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, तो यही मैं कोट करना चाहता हूँ। भगत सिंह ने शायद ये कहा था। जी, खैर, समाजी काम करने वालों की तकलीफ़ से हम सब वाकिफ़ हैं, आप भी बहुत सालों से समाजी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 1964 से शायद आप कर रहे हैं। 64 से माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा तवील अरसा आप समाजी काम करते रहे। तो आपको वो कौन सी तकलीफ़ हैं जो इतने अरसे में आती है? कहीं लोन सेंक्शन करना हो आपको, या कहीं किसी का मसला हल करना, तो कौन सी ऐसी परेशानी जो आपको आती है? नहीं, अब आप देखिए, सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो हिंदुस्तान में चल रहा है, ना तेलंगाना में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है बेरोज़गारी का है। अच्छा, बेरोज़गारी। करोड़ों मुसलमान बेरोज़गार हैं, करोड़ों बेरोज़गार हैं। मिस्टर मोदी ने वादा किया था 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ मुलाजमतें दूंगा, फलां दूंगा, अमक दूंगा, जुमलेबाजी करके बेवकूफ़ बना के जो वोट लिए, आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो मईशत को तबाह और बर्बाद कर चुके हैं, उसी तरीके से तेलंगाना को जिस तरीके से मिस्टर KCR ने तबाह बर्बाद करके जो है फ़कीर बना के जो है अब जाके कोने में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के जो माहौल की वजह से इसको दूर करने के लिए हमारी तंजीम भी ये चाहती है, और तमाम जितने भी तंजीमें हैं, समाजी मिली तंजीमें, अब उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब आगे बढ़ते हुए क़ानून के दायरे में रहते हुए दस्तूर के मुताबिक अब हमको काम करते हुए बेरोज़गारी को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है, मुलाजिमतें दिलाना है। जो आवाम परेशान हाल महंगाई की तरफ से कमर तोड़ महंगाई से परेशान हाल है, वो महंगाई को दूर करने के लिए आवाम हुकूमत के सामने इस बात को पेश करना है। तो हम ये चाहते हैं कि अब जिस तरीके से हिंदुस्तान का नाम सारे दुनिया में बदनाम हो रहा है, मिस्टर मोदी की वजह से हो या जिस किसी की वजह से हो, तो अब ये सवाल ये पैदा हो जाता है कि अवामुन्नास को भी अब ये जान लेना चाहिए कि पिछले 10 साल में मोदी हुकूमत ने आवाम के साथ क्या बेहतर सलूक किया, या KCR ने जो पिछले 10 साल में बड़े बड़े बातें करके जिस तरीके से तेलंगाना को बेच के तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ काम नहीं किए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शोभादेबाजी की, अपने 4-5 लोगों के बेटे के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, खुद के लिए, अपने लिए काम करके चले गए। किसी का देखिए सेक्रेटरी का मानना है कि उन्होंने कुछ काम किया, कुछ देखिए शादी मुबारक स्कीम क्या हर साल में हर घर में शादी होने वाली है। शादी मुबारक स्कीम की है, मगर शादी मुबारक स्कीम का भी सिर्फ दरमियाने लोगों को फ़ायदा हुआ,
1 लाख की इस रकम में से 50,000 जो दरमियान या अशखास खाते, उनके पास ITM कार्ड उनके पास रहता था, जब मंजूर होता था तो आधा पैसा लेके उनको देते थे। 12 हमने शिकायत की, पूरे भी पैसे मिले, कुछ लोगों के मिले होंगे पर चंद लोगों के मिलेंगे। यार शादी मुबारक स्कीम की है तो आपने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, जो भी आप काम किया है, हमारा ही टैक्स का पैसा, जो हमारे टैक्स का पैसा, हम एक गाड़ी की डब्बी खरीदते हैं तो उसके भी हम टैक्स अदा करते हैं। तो आप हमारे को खरीदते हैं, आप हमारे को भीख नहीं दे रहे हैं, आप हमारे से ले रहे हैं, हमको दे रहे हैं। और फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप हुकूमत चलाते हैं अवाम की ओर से, बिल्कुल आवाम की ओर से हुकूमत चलाती हैं। और वोट की अहमियत आवाम को भी समझना चाहिए। एक वोट आपका 5 साल तक आपका पीछा करेगा। तो आपको अब आने वाले इलेक्शन में हो या जो कुछ भी हो, आवाम से भी हम गुजारिश करते हैं कि सूझबूझ का जो है मुजाहरा कीजिए, चाहे वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या मुलाजिमतों का मामला हो, या फ़िरक़ा परस्ती का जहर जो घोला जा रहा है उसका मामला हो, अख़वत और भाईचारे को क़ायम करने का मामला हो। तो अब आपको हमको हिंदुस्तान की एकजहती को बनाने के लिए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बनाने के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की को काम करने के लिए आने वाले वक्त पे आपको सोच बूझ के साथ जो है अच्छे लोगों का साथ देना है, अच्छी हुकूमत का साथ देना है, और फ़िरक़ा परस्ती के जहर को ख़त्म करते हुए, अमन व अमान को क़ायम करते हुए हिंदू मुस्लिम इस्लाहात को जो है जिस तरीके से हंसी खुशी से ईद व बकरीद मंगाते थे, दशहरा दीपावली मनाते थे, उसी अंदाज में जो हमको रहना है। बहरहाल आवाम से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अब तैयार हो जाइए अपने हुकूक हासिल करने के लिए, हुकूमत को झुकाइए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इख्तियारात आपको दिए हैं उनको हासिल करने के लिए अब अवामी एहतजाज होना बेहद ज़रूरी है जनाब। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे हुकूमत से, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी से, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे रेवंत रेड्डी से, आपको उसका कोई जवाब आने वाला है। आपकी तकलीफ क्या है हुकूमत को तो मालूम होना चाहिए ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप सवाल की आदत डालिए, निडर होकर डालिए, कानून के दायरे में होकर डालिए। आपके हकूक़ जो हैं उनके बारे में सवाल करके हुकूमत से हासिल करने का जिम्मेदारी अब आपके ऊपर बनती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हुकूमत से सवाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम घरों में होते हैं, तारीख उसकी आखिरी डेट है। मगर मैं हुकूमत से इस बात का ये मुतालबा करना चाहूँगा कि ये की डेट थोड़ी है और एक 10 दिन आपको बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अनाउंसमेंट जो है करके अनाउंसमेंट आपने किया है, मगर मैं समझता हूँ कि इसको आपको डेट को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और इसके चेयरमैन अली जनाब उबैदुल्ला कोतवाल से ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो है इसमें डेट बढ़ाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसमें आप एक लुज़ूम रखा था कि कास्ट सर्टिफिकेट भी होना है और इनकम सर्टिफिकेट का हमने एक तजवीज़ पेश की थी, तो हुकूमत ने उसको कबूल किया है कि जिसके पास वाइट राशन कार्ड है उसको जो है इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत इस बात से नहीं पड़ती कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ही हैं, तो ये बड़ी कार्ड बनाए हैं। हाँ, राशन कार्ड बनाए उनके यहाँ से। तो इसमें होना ये चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि उबैदुल्ला कोतवाल हो या फिर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हो या मोहम्मद अली शबीर से बात कहना चाहेंगे 5 तारीख से बढ़ा के, और एक अगर इस डेट को 15 तारीख तक आप करेंगे तो जो मुस्तहिक़ लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट वसूल नहीं हुआ है वो लोग भी अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। ख़वातीन के भी लिए, नौजवान लड़कियों के लिए भी है। तो इसमें खुसूसी तौर पर रियाज साहब एक बात खास तौर पर कहना चाहूँगा कि इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम है जो राजीव युवा विकासम स्कीम फॉर SC ST BC माइनॉरिटी एंड EBC EWC कम्युनिटी के लिए शुरू की गई है, और इसमें खुसूसी तौर पर 6000 करोड़ का बजट इसको मंजूर किया गया है। 6000 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। तो मैं तमाम बेरोज़गार नौजवानों से, ख़वातीन से और खुसूसी तौर पर रियाज साहब आपसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपके हल्के में भी इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि आवाम को भी ये बात पहुँच सके कि ये हुकूमत की ये स्कीम है। तो इसमें देखिए इकनॉमिक सपोर्ट यूनिट कास्ट ऑफ ₹50,000, इसमें 100% सब्सिडी है छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 की रकम आपको दे दी जाएगी, इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ 50,000 1 से 1 लाख तक के लिए 90% सब्सिडी दी जा रही है आपको। 90% आपको आज़ाद करना नहीं है, 90,000 आज़ाद करना नहीं है, सिर्फ 10,000 आपको अदा करना है। वो बैंक से आपको 1 लाख में से सिर्फ जो है 10% बैंक आपको लोन सैंक्शन करेंगे। बैंक उसी तरीके से 1 लाख 1 से 2 लाख तक जो है उनको 20% सब्सिडी दी जाएगी, 20% सब्सिडी दी जाएगी। और उसके साथ 2 लाख से 4 लाख का जो है उसको 30% सब्सिडी दी जाएगी।
तो मैं तमाम नौजवानों से आपसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि खुसूसी तौर पर हमारे एक नुमाइंदे यहाँ पर TSTV1 के जो है चेयरमैन साहब भी हैं, जिसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आपके अपने हमारे टीवी चैनल के ज़रिए से भी इसको वायरल करते हुए तमाम नौजवानों को, तेलंगाना के अवाम को इस बात का जो है मालूमात हासिल हो कि ये 5 तारीख उसकी लाट दी गई है। अब जिसके पास सर्टिफिकेट मौजूद हैं वो लोग फौरी तौर पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हुए इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जिस बात है फौरी तौर पर दाखिल करते हुए ऑनलाइन अगर दाखिल कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला 50,000 लोगों को नौजवान बेरोज़गार नौजवानों को हुकूमत की जानिब से ये स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, और इसमें जो है आपको जो आपको एप्लीकेशन दाखिल करना है उसमें बात ख़ास तौर से करूँगा, आधार कार्ड है और राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट। अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट दाखिल कर सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वो ड्राइवर के लिए कोई छोटा मोटा कारोबार करने का है, उनको गाड़ी ख़रीदने का उसके वास्ते है। और पट्टा पासबुक, ज़मीन के काश वगैरह काश करने के वास्ते उनके वास्ते है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना है और वनरेबल ग्रुप सर्टिफिकेट बाय द मंडल लेवल कम्युनिटी। तो इन तमाम चीज़ों को आप दाखिल करते हुए हुकूमत ने जो स्कीम निकाली है उसके ऊपर अगर आप दाखिल करेंगे एप्लीकेशन, बस अल्लाह से दुआ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इसका फ़ायदा हो। मगर हम हुकूमत से ये बात कहना चाहेंगे कि 750 करोड़ जो हमारे 850 करोड़ जो दिए हैं, 6,000 करोड़ में से 850 दिए हैं। मैं उबैदुल्लाह कोतवाल से भी और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि कम से कम वो 850 करोड़ को बढ़ा के 1,500 करोड़ अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, ख़वातीन को इसका फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि रेवंत रेड्डी हो या मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल हो, इस जानिब तवज्जो देते हुए बजट को बढ़ाने की और बेरोज़गारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। वक्त यहाँ पर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब सैयद शमशाद कादरी साहब, प्रेसिडेंट माइनॉरिटी वेलफेयर एजुकेशन एसोसिएशन। बहुत आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। वक्त हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इजाज़त चाहते हैं आपसे और मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।